नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, कल हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे का चैप्टर शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह के बारे में एक प्रश्न अक्सर आता है कि शेरशाह सूरी वंश के इतिहास का वर्णन करें। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। शेरशाह सूरी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने सूरी वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी और उनका जो शासन था, उन्होंने जो सुधार किए थे वो अकबर के लिए अग्रगामी हुए। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह के किए गए कई सुधार अकबर के द्वारा अपनाए गए थे। शेरशाह जो सूरवंश की स्थापना की थी वह लगभग 15 वर्षों तक चला, लेकिन शेरशाह ने मात्र 5 वर्ष तक ही शासन किए। इसी दौरान इन 5 वर्षों में ही इन्होंने काफ़ी कुछ उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। उनके जन्म के बारे में कई इतिहासकारों में मतभेद है। 1486 इतिहासकार कानूनगो के अनुसार उनका जन्म था। वहीं प्रोफेसर परमात्मा जो 1472 ईस्वी उनके जन्म को बताते हैं। उनका बचपन का नाम फरीद खां था और उनके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम जो कि बिहार में है और ये दक्षिण बिहार में है, तो वहाँ के ज़मींदार थे। और उनके पिता जो थे फरीद खां, उनकी 4 पत्नियाँ और कुल 8 पुत्र थे। तो पहली पत्नी जो थी, उनके पुत्र ये फरीद खां थे। फरीद खां से उनको पिता को नहीं बनता था और उनके सौतेले भाई और माँ के वजह से वो परेशान थे। इसके वजह से उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में ही वो घर छोड़कर भाग गए और भागकर जौनपुर चले गए। जौनपुर में ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और वो अरबी, फारसी एवं कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने इन सारी चीज़ों का अध्ययन उन्होंने किया था और इस प्रकार से वे कई भाषा के ज्ञाता बन गए थे। शुरुआती जीवन उनका पिता से अच्छा नहीं था, लेकिन जब उनमें कुशलता आई और काफ़ी कुशल वो हुए, तो आगे चलकर उनके पिताजी उनको सासाराम के जागीरदारी की मदद में उन्हें बुला लेते हैं और इस प्रकार शेरशाह जो है, जिनका बचपन का नाम फरीद खां था, तो वह 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक अपने पिता का सहयोग करते हैं। लेकिन तत्पश्चात ही पुनः संबंध उनका बिगड़ जाता है सौतेले माँ और भाइयों से और तत्पश्चात वो भागकर पुनः दक्षिण बिहार के सूबेदार, जहाँ पर अफगान शासक थे, सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ वो चले जाते हैं और वहाँ वो नौकरी कर लेते हैं। और इसी दौरान एक कहानी है, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जब बहार खां लोहानी शिकार पर जा रहे थे, तो शेर शाह भी जो है साथ गया और उन्होंने एक तलवार में ही शेर के 2 टुकड़े कर दिया। अर्थात एक शेर को उन्होंने एक तलवार से ही मार दिया और इससे उनके जो शासक थे बहार खां लोहानी खुश होकर उन्हें शेर खां की उपाधि धारण की। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि शेर खां की उपाधि उन्हें किनके द्वारा दी गई, तो यह उपाधि उन्हें बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई, जो सासाराम बिहार के आसपास के शासक थे। अब आइए आगे हम देखते हैं। पुनः वहाँ पर वो बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं बहार खां लोहानी के यहाँ और पुनः वहाँ से वो चले आते हैं बाबर के यहाँ। बाबर के सैनिक में बाबर यहाँ युद्ध की तैयारी कर रहा था और अपने सैनिकों में भर्ती कर रहा था। उसी दौरान वो सैनिक में भर्ती हो जाते हैं और उनको चंदेरी के युद्ध में भाग लेने का मौका मिलता है। इस दौरान अपनी वो मुग़ल सेना की कुशलता को सीखते हैं, अपनी सैनिक कुशलता को बढ़ाते हैं और इस प्रकार से
चंदेरी के दौरान ही इस युद्ध में एक विख्यात कथन शेर खां ने कहा था, जो इस प्रकार से है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो मुगलों को मैं सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है उनका, और कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये चंदेरी के युद्ध के दौरान ही उनके द्वारा यह कहा गया था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य रहा, तो मुगलों को मैं सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। अब इस युद्ध के बाद पुनः जो है वो शेर खां जो है भागकर पुनः दक्षिण बिहार के शासक जो बहार खां लोहानी थे वहाँ चले आते हैं वो, और पुनः वो उनके दरबार में रख लिए जाते हैं। और वहाँ के जो शासक थे, जो मोहम्मद शाह, बहार खां लोहानी जो मोहम्मद शाह के नाम से शासन कर रहे थे, वो अपने दरबार में उनको अपने पुत्र जलाल खां के संरक्षण में उनको रख देते हैं। इस दौरान उनके भाग्य में एक बड़ा बदलाव आता है। एक संयोग होता है कि बहार खां लोहानी अथवा मोहम्मद शाह जो हैं वहाँ के जो शासक थे दक्षिण बिहार के, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये शेर खां जो है उनकी पत्नी जो थी, उनकी विधवा पत्नी दुद्दू बेगम से वो विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार से अब वो जलाल खां का संरक्षक होते हुए प्रधान वो इस साम्राज्य के, इस शासन के प्रधान बन बैठते हैं। और उनके इन शक्ति वृद्धि से वहाँ के जो सरदार होते हैं वो काफ़ी गुस्से में आते हैं, वो काफ़ी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और इस प्रकार से उनमें भय का वातावरण होता है सरदारों में। और जलाल खां भी अफ़गान सरदारों के साथ बंगाल की ओर भाग जाते हैं। और इस प्रकार से शेर खां दक्षिण बिहार का पूरा वास्तविक साम्राज्य वो बन बैठता है। और इस समय वो एक महत्वपूर्ण उपाधि लेता है जिसे हजरत ए आला कहा जाता है। यानी जब वो दक्षिण बिहार के साम्राज्य पर, वास्तविक साम्राज्य पर वो बैठते हैं, वास्तविक साम्राज्य के हकदार बनते हैं, तो हजरत ए आला की उपाधि वो इस समय धारण करते हैं। और इसी बीच एक और घटना घटती है कि चुनार के किले जो 1530 ईस्वी में जहाँ के ताज खां सूबेदार थे, उनकी भी मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है। यानी चुनार के किले के जो मालिक थे, सूबेदार थे ताज खां, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और उसकी पत्नी जो थी लाड मलिका या लाड बेगम, उनसे भी वो शेर खां जो है विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक विवाह वो करते हैं बहार खां लोहानी अथवा मोहम्मद शाह की पत्नी दुद्दू बेगम से, और दूसरा शादी उनका ताज खां की पत्नी जो चुनार के किले का सूबेदार थे, उनकी पत्नी लाड मलिका या लाड बेगम से उनका शादी हो जाता है। इस प्रकार से दो साम्राज्य जो होता है उसके वो मालिक बन जाते हैं और उनका एक बड़ा सा साम्राज्य हो जाता है। अब आइए हम आगे देखते हैं कि कौन सा युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। शेर शाह और महमूद, एक महत्वपूर्ण युद्ध 1532 ईस्वी में दोहड़िया का युद्ध या देवरा का युद्ध होता है। यह देवरा या देवरिया यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में यह लड़ाई होती है और शेर शाह जो है इसमें मदद करने को जाता है। और इसमें जो महमूद लोदी होते हैं, अफगान शासक होते हैं, वो पराजित होते हैं और शेर शाह वहाँ से वापस अपने चुनार के किले में आ जाता है। चुनार का किला को पीछा करते हुए हुमायूं जो आता है वहाँ पर और उसको घेर लेता है और काफ़ी इंतज़ार के बाद पुनः दोनों के बीच में संधि होती है। लगभग 10 लाख रुपए उनको हुमायूं को प्राप्त होता है। इसके अलावा
शेर खां को जो है अपने पुत्र कुतुब खां को भी उनको और 5,000 कुतुब खां को 5,000 सिपाहियों के साथ हुमायूं के दरबार में भेज देना होता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि दोहड़िया और देवरिया का युद्ध में जो है देवरा का युद्ध में जो है शेर खां की पराजय होती है और हुमायूं की जीत होती है। हुमायूं इस धन और ये को लेकर वह पुनः वापस लौट जाता है। और पुनः अब हम देखते हैं शेरशाह जो है अब दूसरे क्षेत्र वो बंगाल की ओर आगे निकलते हैं और 1534 ईस्वी में उनका बंगाल के एक शासक के साथ महत्वपूर्ण युद्ध होता है जो सूरजगढ़ का युद्ध कहलाता है, सूरजगढ़ का युद्ध। और उस युद्ध में वो विजयी हासिल करते हैं। इस प्रकार चुनार के किले से लेके अब बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि सभी क्षेत्रों में शेर खां का साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। अब पीछा करते हुए हुमायूं जो था वह पीछा करते हुए शेर खां का आता है और उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके भाई जिनके बीच में वो साम्राज्य बांटे थे वह उनके क्षेत्र में जो है अपने अधीन के क्षेत्र को वो स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मतलब वो अपने और उनके जो चाहने वाले होते हैं हुमायूं उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार का विद्रोह और स्वतंत्र शासक होने का घोषणा को सुनकर हुमायूं वापस लौटते हैं, बंगाल की तरफ जाते हैं, लेकिन पुनः वो वापस लौट आते हैं। रास्ते में बिहार के गंगा और कर्मनाशा जो नदी होती है उसके जगह पर उस जगह पर एक स्थान है चौसा। तो चौसा के पास चूँकि चुनार का जो किला था वो जीत लिया था हुमायूं, इस कारण से वो शेर खां जो था गुस्से में था। तो शेर खां हुमायूं का इंतज़ार ही कर रहा था और दोनों की सेना जो है वो चौसा के पास आमने सामने होती है। कई महीने, लगभग 1 महीने तक कहा जाता है, लगभग माह भर बीत जाता है और दोनों की सेना आपस में नहीं लड़ती है। और इसी बीच एक दिन रात्रि में शेर खां जो है हमला बोल देता है और जो है घोड़े के साथ हुमायूं गंगा नदी में गिर पड़ता है। निजाम नामक नाविक उसको बचाता है और वह हुमायूं जो है वहाँ से भाग खड़ा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चौसा का युद्ध में हुमायूं की पराजय होती है और शेर खां की विजय होती है। अब इस समय शेर खां जो है एक महत्वपूर्ण उपाधि धारण करता है, वह है शेर शाह। अब वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो आप छात्रों याद रखेंगे इसको कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के विजय के उपरांत ही शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अब पुनः आगे 1539 के बाद 1540 का वर्ष आता है और शेर शाह जो है हुमायूं जब यहाँ से भाग खड़ा होता है चौसा के युद्ध में हारकर, तो शेर शाह उनका पीछा करते हुए कन्नौज तक चला जाता है और कन्नौज के पास या बिलग्राम के पास एक युद्ध होता है दोनों के बीच में और उस युद्ध में हुमायूं पुनः हारता है और उनको भारत छोड़कर भागना पड़ता है। अर्थात इस कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में होता है उस समय मुगल वंश की जो है इस समय अंत हो जाता है, मुगल वंश का अंत हो जाता है और हुमायूं जो है भारत के बाहर भाग खड़ा होता है। और अब शेर शाह जो है इसी 1540 ईस्वी में जो है सूरवंश की स्थापना वो करते हैं कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के विजय के बाद। अब हुमायूं जो है भारत के बाहर भागता है तो पेशावर का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर उनके कई समर्थक थे। वहाँ पर 1541 ईस्वी में शेर शाह जो है आक्रमण करता है
और आक्रमण करने के बाद वह पुनः अब दिल्ली के शासन पर बैठता है। इस प्रकार से यूँ कहा जाए कि अब अफ़गान जो शासक है दिल्ली में उनका शासन शुरू हो जाता है। और इसके बाद पुनः 1541 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह होता है और जिसे वो दिल्ली से जाकर बंगाल में उस विद्रोह को वो दबाते हैं। पुनः 1542 ईस्वी में मालवा का युद्ध होता है और यह युद्ध जो है वह मल्लू खां, मालवा के मल्लू खां जिसका नाम कादिर खां भी था, वो उनमें और शेरशाह में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है मल्लू खां या कादिर खां को समर्पण करना पड़ता है और शेरशाह की विजय हो जाती है। अब एक प्रकार से देखें तो एक बड़ा साम्राज्य शेरशाह का हो जाता है। और दिल्ली से लेकर आप देखें तो इधर चुनार है, फिर यूपी है, बिहार है, बंगाल है, इतने बड़े साम्राज्य के वो अब शासक बन बैठते हैं। अब उनका जो मुकाबला होता है, अब उनका ध्यान राजपूतों की ओर जाता है, राजपूत शासक की ओर जाता है, उस ओर से उन्हें चुनौती थी। तो 1543 ईस्वी में वो रायसीन का जो किला होता है वहाँ पर वो हमला करते हैं, जहाँ के राजा पूरनमल थे। और रायसीन किले में जो थे पूरनमल, उनके कई सूबेदार और राजपूत महिलाएं थी, उनकी कई रानियां थी वहाँ पर। और उसका घेराबंदी, उस रायसीन किले का 1543 ईस्वी में शेरशाह घेराबंदी डालता है और कई दिनों तक घेरा डालते रहता है। अंततः वह यह कहता है, कुरान को लेकर, अपने हाथ में कुरान को लेकर वो कसम खाता है पूरनमल को यह आश्वासन देने के लिए कि आप यदि किले को मुझे सौंप देंगे तो मैं आपकी हत्या नहीं करूँगा। और इस प्रकार वह जो है पूरनमल जो है वो किले से बाहर आ जाते हैं। उनके सूबेदार जो महिलाएं होती है, राजपूत महिलाएं, सभी बाहर आ जाते हैं, किले के बाहर आ जाते हैं और वो कैंप में रह रहे होते हैं। इसी बीच में जो है वह शेरशाह जो है वह हमला कर देता है उस कैंप में जहाँ पूरनमल और राजपूत स्त्रियां रह रही थी, महिलाएं रह रही थी उस पर। तो ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों को इसकी भनक लग गई और राजपूतों ने अपनी परिवार के स्त्रियों को जोहर करने के लिए कहा, बाध्य किया, अथवा उनको मार दिया। तो बहुत सारी राजपूत स्त्रियां उसमें मारी जाती हैं और यह शेरशाह के पूरे शासन काल में एक काला धब्बा के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन का यह एक काला धब्बा माना जाता है। और इस घटना का साक्षी जो है कुतुब खान, उसका पुत्र जो कुतुब खान था वह था। उसे चूँकि उनके सामने ही यह कसम खाया गया था, इसलिए उसे बड़ी आत्मग्लानि होती है और वह जो है अपने पिता के सामने ही आत्महत्या कर लेता है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये रायसीन का जो युद्ध हुआ, रायसीन के किले पर युद्ध हुआ, उसमें शेरशाह की विजय होने के बाद फिर कौन सा अगला उनका महत्वपूर्ण युद्ध होता है। तो उनका जो अगला महत्वपूर्ण युद्ध था वह एक वर्ष उपरांत 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर उनका अगला आक्रमण होता है, जहाँ के राजा मालदेव होते हैं। यहाँ भी उनके द्वारा एक चालाकी बरती जाती है, एक झूठा पत्र वो जारी करते हैं। उनके जो राजा मालदेव के जो सूबेदार होते हैं उनके द्वारा, उनके तरफ से जारी किया जाता है एक झूठा पत्र शेरशाह के द्वारा और भिजवाया जाता है किसी माध्यम से राजा मालदेव के पास। और इससे राजा मालदेव को लगता है कि
मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, चूँकि ऐसा हमारे सूबेदार नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार से, लेकिन उनके कुछ सूबेदार जो थे, राजपूत सूबेदार जो थे, जैता और कुंभा, उनको पता चलता है और उनके और जैता और कुंभा और शेरशाह के बीच में कड़ा मुकाबला होता है और अंततः शेरशाह की काफ़ी मशक्क़त के बाद विजयी होता है। इस विजय के उपरांत राजपूतों की वीरता से शेरशाह जो है काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो बैठता। वह कहता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो बैठता। वह ऐसा इसलिए कहते हैं, यह पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। वह ऐसा इसलिए कहता है कि राजपूत शासक इतने वीर थे, यदि उनकी वीरता से वो यदि पराजित होते तो पूरा साम्राज्य उनका वो खो बैठते एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। मतलब जो क्षेत्र था वह बंजर भूमि का था और वहाँ पर कम पानी वाला जो फसल था, बाजरा वगैरह ही उपजाया जाता था, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे हम देखते हैं, उनका अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वह कालिंजर का युद्ध हुआ, जहाँ के राजा कीरत सिंह थे। उन्होंने कालिंजर के किले को घेर दिया और दोनों के बीच में युद्ध होने लगा और जो उस समय तोप का इस्तेमाल किया गया, उससे एक गोला जो निकला वह बारूद के पास आकर गिरा, जहाँ पर शेरशाह खड़ा था और शेरशाह जो है इस बारूद से बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जिस शास्त्र से वह जख्मी होता है उसका नाम था उक्का। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस आग्नेयास्त्र से वह घायल हुआ उसका क्या नाम है, तो वह आग्नेयास्त्र उक्का नाम का था, तो उससे वो घायल हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में उनकी विजय होती है शेरशाह की और उनके जो सैनिक होते हैं वो आकर सूचना देते हैं विजय का और इस सूचना पाकर वह सुकून की सांस लेता है, लेकिन तत्पश्चात ही उनकी शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, ये कालिंजर के युद्ध में। अब आगे देखते हैं, उनके दो पुत्र थे, जलाल खां और आदिल खां। जलाल खां जो है वह बड़ा पुत्र था और आदिल खां बड़ा पुत्र था और जलाल खां छोटा पुत्र था। लेकिन जो सरदार थे वो छोटे, उनके जो पुत्र थे जलाल खां के ज़्यादा समर्थक थे और वही जलाल खां जो है शासक बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं शेरशाह के और वहाँ पर इस समय वो इस्लाम शाह की उपाधि धारण करते हैं। शेरशाह के पुत्र जलाल खां जो उनके उत्तराधिकारी सम्राट बनते हैं, शासक बनते हैं और इस प्रकार से उनका शासन जो होता है। और आदिल खां जो है भाग वहाँ से खड़ा होता है और जलाल खां का जो शासन है बहुत कठोर होता है। उनकी कठोरता से उनके सूबेदार जो थे वो ऐसा कहा जाता है कि उनके जूते को भी सलाम करते थे। जलाल खां के जूते को भी उनके सूबेदार वगैरह जो थे वो सलाम करते थे, इतने जलाल खां से भयभीत रहते थे। और इसी बीच जो है सूरवंश के इस जलाल खां की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु 1553 ईस्वी में होती है। जलाल खां की मृत्यु 1553 ईस्वी में होती है। 12 वर्ष में ही उनके पुत्र, फिर उनके जो जलाल खां के पुत्र होते हैं वह, उनकी उम्र जो थी मात्र 12 वर्ष की थी, उनका नाम फिरोज शाह था, वो शासक बनते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद ही उनके मामा के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार पूरे साम्राज्य में जो है अव्यवस्था फैल जाता है
और सूर्यवंश साम्राज्य का 5 भागों में विखंडन हो जाता है, बट जाता है। और अब अगला जो युद्ध होता है इस वंश का, अंतिम युद्ध होता है सूर्यवंश का। पंजाब के शासक जो होते हैं, अफगान शासक, उनका और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। पंजाब के शासक जो थे वो सिकंदर शाह थे, और सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। सरहिंद जगह पर दोनों के बीच में युद्ध होता है, और हुमायूं जो है वह उसे हरा देता है। हराकर पुनः जो है 1555 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो शेर खां, जिनका बचपन का नाम फरीद खां था, कैसे वह शेर शाह बनता है, और एक छोटे से पद से बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करते हुए कैसे एक धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता है, और एक साम्राज्य जो है वो अफगान साम्राज्य, दिल्ली का एक शासक बन बैठता है, और वीरता से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और किस प्रकार से पुनः उनका जो है, उनकी मृत्यु जो है कालिंजर के युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र से हो जाती है।